नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर। फिर से आपका स्वागत है नॉलेज प्लेटर पर। मैं हूं आपका दोस्त आयुष गोयल। आज फिर आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बैंकिंग, चैप्टर नंबर 6। एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग का। तो चलिए क्या है इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक फोटो दिख रही होगी। उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आता है इंडिया का जो सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई से फिर जो दो बैंक निकलते हैं, दो तरह के, एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड या अनशेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर दो तरह के बैंक फर्दर होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक और एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। और फिर कमर्शियल बैंक के जो है नीचे टाइप्स हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ताकि आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बने कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसा है। ये आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली नॉलेज प्लेटर पर दिखेगी और जो है कहीं आपको जो है पूरा ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया कि आरबीआई है सबसे ऊपर, नीचे जो है शेड्यूल अनशेड्यूल। तो पहले बात करते हैं शेड्यूल अनशेड्यूल की। शेड्यूल अनशेड्यूल का क्या मतलब हुआ कि जो है आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई जो है एक एक्ट के तहत जो है बना हुआ जो है बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके जो है आरबीआई एक्ट के पीछे कुछ एक पार्ट होता है जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं, वो हर एक एक्ट के पीछे होता है। उस शेड्यूल के अंदर जिन जिन बैंकों के नाम लिखे हैं उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, और जिन जिन बैंकों के नाम नहीं है उन्हें हम जो है अनशेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। और जो शेड्यूल्ड बैंक है उसके जो दो फर्दर टाइप दिख रहे हैं आपको, कमर्शियल बैंक और जो है दूसरा दिख रहा है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की पहले मैं बात करूंगा। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कुछ लोग मिलकर के कॉमन इंटरेस्ट के, जिन लोगों का एक दूसरे के साथ कॉमन इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है कि वो साथ में जो है काम कर रहे थे या और कोई उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट था, तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया और जो है अपने ही मेंबर्स को वो सर्व करते हैं। अपने ही किसी मेंबर को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो सस्ते जो है इंटरेस्ट रेट पर उस मेंबर को दे दिया। ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या, अब आती है कमर्शियल बैंक और आरबीआई। यहां पर जो है डिटेल में जिस चीज को मैं समझाने वाला हूं, जो मेन है हमारे लिए, सेंट्रल बैंक बोलो या फिर आरबीआई बोलो जो है, और दूसरा क्या है कमर्शियल बैंक। इन दोनों को डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक को आरबीआई ही क्यों कहा जाता है। देखिए सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक, ऑल्सो कॉल्ड एज द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। सेंट्रल बैंक जो है एक ऐसा बैंक होता है जो किसी भी कंट्री के सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए जो है बनाया जाता है। एक रेगुलेटर की भूमिका में जो बैंक होता है वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। एवरी कंट्री हैव ए सेंट्रल बैंक विच रेगुलेट्स द अदर बैंक्स। इसीलिए जो है, क्योंकि ये रेगुलेट करता है दूसरे बैंक्स को, इसीलिए जो है इस बैंक को हम जो है बैंक ऑफ ऑल बैंक्स कहते हैं, बैंकर टू ऑल बैंक कहते हैं। वहां दूसरी तरफ अगर जो है हम कमर्शियल बैंक की बात करें, कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक जो है क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। कमर्शियल बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन। कमर्शियल बैंक क्या है, एक कोई भी संस्था जो क्या करती है, जो काम करती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का, जो लेंडिंग मनी का काम करती है और मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग दी मनी। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो भी एक इंस्टीट्यूशन ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है उसे जो है मैं एक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में डालता हूं। तो क्या जो है आप भी एक कमर्शियल बैंक खोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जो भी जो है आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उनको कंप्लाई कर सकते हैं तो आप भी जो है एक कमर्शियल बैंक खोल सकते हैं। अब आरबीआई के बारे में आगे बात करते हैं। इंडिया हैव द आरबीआई एज इट्स सेंट्रल बैंक। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर एक कंट्री के पास जो है अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल सिस्टम, वो उसे जो है फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ऐसे इंडिया के अंदर जो है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसको क्या बोला जाता है, आरबीआई। आरबीआई का क्या मतलब होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। उसके बाद द ओनली नोट इशूइंग अथॉरिटी, अगला फीचर क्या है आरबीआई का, ये सेंट्रल बैंक का क्या बात है अगली, कि ओनली नोट इशूइंग अथॉरिटी जो होती है, कि जिसके पास सिर्फ एकमात्र आरबीआई है जिसके पास जो है नोट इशू करने की अथॉरिटी होती है, नोट प्रिंट करने की, नए नोट, नई करेंसी इशू करने की अथॉरिटी जिसके पास होती है, जिसकी केवल मोनोपोली होती है मनी इशू करने में, वो होता है सेंट्रल बैंक।
या इंडिया के अंदर कहें तो आरबीआई। जबकि कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, कमर्शियल बैंक को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती, कमर्शियल बैंक के पास कोई पावर नहीं होती कि वो जो है करेंसी को इशू करे। जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है इंडिया के अंदर, उसका एग्जांपल क्या हो गया, आरबीआई। अब कमर्शियल बैंक के एग्जांपल की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, दुनिया भर के बैंक्स जो है, ये सारे बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है। ये सब जो है किस ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो है अर्न दी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये इसी चीज के लिए जो है काम करते हैं। लेकिन आरबीआई जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसे मेंटेन करने के लिए काम करता है। द ओनली नोट इशूइंग अथॉरिटी, ये पॉइंट हो गया, रेगुलेटर ऑफ द मनी सप्लाई थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि आरबीआई जो है एक कंट्री के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई मैंने बहुत डिटेल में, हमने इससे पहले जो है चैप्टर किया था मनी वाला, वो अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक यहां मिल जाएगा ऊपर आपको आई बटन में, उसे क्लिक कीजिए और अभी जाकर के मनी वाला चैप्टर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से 2 वीडियो के अंदर मनी वाला चैप्टर पूरा मैंने समझाया है। तो वहां पर मैंने समझाया कि मनी सप्लाई को जो है आरबीआई कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई कैसे जो है मार्केट के अंदर पैसा कम या ज्यादा कर सकता है, वो जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। क्या जो है हमने पढ़ा कि आरबीआई जो है मनी कंट्रोल, सप्लाई ऑफ मनी जो है कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द मनी सप्लाई। क्या करता है, कंट्रीब्यूट, ये जो है कंट्रोल नहीं करता। क्या नहीं करता, ये कंट्रोल नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, सिर्फ कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट ये कैसे कर रहा है, थ्रू दी क्रेडिट मनी क्रिएशन। जो है ये भी डिटेल में अभी आगे हम देखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कैसे मनी क्रिएट करते हैं। आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि सप्लायर, मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि कमर्शियल बैंक जो है मनी के सप्लायर होते हैं। हालांकि कमर्शियल बैंक जो है नोट नहीं छापते, लेकिन फिर भी जो है वो मनी क्रिएट करते हैं। कैसे, ये जो हम आगे जो है बताएंगे। उसके बाद जो है ये बात हो गई कि ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं मनी सप्लाई में, और ये जो है रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। उसके बाद जो है बात आ रही है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक जो है कस्टोडियन, कस्टोडियन वर्ड का क्या मतलब होता है, कस्टोडियन मतलब कस्टडी किसी भी चीज की अगर मैं कहूं तो उसका मतलब होता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब कि वो सामान मेरे पास है, उसका जो है रखवाला मैं हूं। तो यानी कि आरबीआई जो है कस्टोडियन है किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, इंडिया, इंडिया जैसे हमारे लिए जो है इंडिया के अंदर रुपए हैं, रुपए को छोड़ करके जो भी करेंसी है वो सारी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज है। तो यानी हमारी करेंसी को छोड़ करके, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ करके जितनी भी करेंसी है वो फॉरेन एक्सचेंज है। तो यानी कि जो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज जितना भी है उसका कस्टोडियन, उसका रखवाला कौन है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो है उसका रखवाला होता है। जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। फिर उसके बाद डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक। आखिरी जो पॉइंट आ रहा है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में, कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक्स के साथ डील करता है, वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। और जो है सेंट्रल बैंक को कौन ऑपरेट करता है, जो है आरबीआई का गवर्नर ऑपरेट करता है, और जो है गवर्नमेंट का भी जो है इसके अंदर इन्फ्लुएंस रहता है। आरबीआई का गवर्नर अभी जो है कौन है, शक्तिकांत दास जी जो है अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, वो चेंज होता रहता है। अब उसके बाद कमर्शियल बैंक, जैसे यहां पर हमने बात करी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, जनरल पब्लिक से डील नहीं करता, लेकिन कमर्शियल बैंक जो होता है वो आम आदमी से डील करता है, वो डायरेक्टली डील करता है जनरल पब्लिक से। तो ये जो है डिफरेंस था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या है, या फिर जो है कमर्शियल बैंक क्या होता है। और ये जो है बैंकिंग का आधार है, ये जो है चीजें आपको सीखनी जो है समझनी पड़ेंगी। अब आगे जो है हम एक एक करके सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है और कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन है, कि क्या क्या काम जो है सेंट्रल बैंक करता है और क्या क्या काम कमर्शियल बैंक करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं। कमर्शियल बैंक के हम फंक्शन देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन के जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक के, और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब जिन फंक्शंस के लिए कमर्शियल बैंक को जाना जाता है, जिन फंक्शंस के थ्रू कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन दी जाती है, वो प्राइमरी मेन फंक्शन जो कमर्शियल बैंक के वो क्या है। सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक जो है लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ये जो है उसका सबसे पहला मेन काम है। जो है आप जो है बैंक के अंदर जाते हैं, वहां पर जो है अपने डिमांड डिपॉजिट्स
कराते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है जिसके अंदर आपके करंट अकाउंट, मैंने पहले भी बता दिया पिछले चैप्टर में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। करंट अकाउंट होता है आपके बिजनेस पर्पसेस के लिए, सेविंग अकाउंट होता है आपके सेविंग्स के लिए। तो डिफरेंस मैंने वहां पर बताया है, आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट और सेविंग में क्या डिफरेंस है। तो यानी कि आप जो है पैसा उनके अंदर जमा कराते हैं, तो ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक वालों ने आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं। तो फिर पहला फंक्शन आपको क्लियर हो गया कि क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकंड फंक्शन हमारे पास आ रहा है एडवांसिंग लोन का, लोन देने का फंक्शन जो है सेकंड जो मेन फंक्शन है क्या है, लोन लोगों को देने का। इसके अंदर आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट होता है जिसके अंदर बैंक जो आपकी करंट एसेट, शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटीज, इन सब के अगेंस्ट जो है आपको पैसे देता है, वो होता है कैश क्रेडिट। इसकी जो है एक लिमिट होती है और इसके ऊपर जो है बैंक आपसे चार्जेस भी लेता है। फिर उसके बाद होते हैं डिमांड लोन। डिमांड लोन जो है आप जब बैंक से कभी भी जो है लोन की जब डिमांड करते हैं तो वो डिमांड लोन हो गए, मतलब जो आप बैंक से किसी भी टाइम मांगते हैं वो डिमांड लोन हो गए, नॉर्मल लोन। फिर उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, सबसे पहले सेकेंडरी बैंक के जो है, देखिए आप अनेकों फंक्शन है। बैंक आज की डेट में क्या काम तो नहीं करता। आप जो है कंसल्टेंसी की सर्विसेज बैंक से ले लीजिए, बैंक से जो है आप जो है म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट की जो सर्विसेज ले लीजिए, सारी सर्विसेज जो है बैंक करता है। तो इसीलिए जो है सेकेंडरी फंक्शन जो है काफी वास्ट है। थोड़े जो है हमने कवर किए हैं, बाकी जो है अदर में हमने डाल दिए क्योंकि काफी वास्ट एरिया है। तो यानी कि सबसे पहले जो मेन फंक्शन आया सेकेंडरी के अंदर वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है, ओवर मतलब अबव, यानी कि जो आपके अकाउंट में पैसा है उस पैसे से भी अगर आप ऊपर निकाल सकते हैं बैंक से, तो ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ये आपके बैंक के रिलेशन के आधार पर डिसाइड होती है और ये करंट अकाउंट में नॉर्मली फैसिलिटी होती है। फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ BOE मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जो पेमेंट के लिए एक गारंटी के रूप में बनता है। और जो है सपोज जो है आपने किसी को सामान बेचा, उसने आपको एक कागज पे लिख करके दे दिया कि आपने जो है इतना सामान बेचा है, आपको जो है और उस पे लिखा कि 3 महीने बाद ही आपको पैसे दे देगा, लेकिन आपको पड़ गई पैसों की जरूरत अभी, यानी 1 महीने बाद ही, तो आप बैंक के पास जाएंगे कि ये आप ले लीजिए, आप 3 महीने बाद पैसे उससे ले लेना और आज मुझे जो है पैसे दे दो। तो यानी ये फंक्शन होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो है बैंक परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद अदर फंक्शन, क्योंकि बहुत वास्ट है तो ये अदर में हमने डाल दिए, जैसे कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। बैंक जो है कलेक्शन और पेमेंट का भी काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बैंक आपके बिहाफ पर आपका जो है किसी का रेंट कलेक्ट कर रहा है या किसी का इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है सिक्योरिटीज का, किसी शेयर्स पे डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शंस जो है ये सब सुविधाएं बैंक आपको देता है। पेमेंट की, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने आप ही पे हो जाता है बैंक अकाउंट के थ्रू, तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन देनी होती है बैंक को, ये सब फंक्शन बैंक कर रहा है। फिर उसके बाद परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आपको खरीदने हैं तो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी जो है ये फंक्शंस जो है किसके, अपने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस है। अब देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके क्या फंक्शन। कमर्शियल बैंक के कार्य देखने के बाद अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे आसार हैं कि इसे जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बिल्कुल आसार है कि अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी कि ये जो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक फंक्शन, ये फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से किसी भी एक फंक्शन के ऊपर उठा करके आपसे जो है सवाल पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक एक फंक्शन को ध्यान से बारीकी से समझना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो आरबीआई है, जो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसका सबसे मेन फंक्शन जो है क्या है। सबसे मेन फंक्शन तो आरबीआई का नोट छापने का, नोट छापने का जो सबसे मेन फंक्शन है कि पैसे कौन छापता है, आरबीआई। इंडिया के अंदर किसी के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि घर में वो जो है नोट छापने की मशीन लगा ले और नोट छापने शुरू कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली किसकी है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली किसकी है, आरबीआई की। अच्छा, यहां पर मैंने नोट इशू करने की मोनोपोली कहा है, करेंसी की मोनोपोली नहीं कहा, क्योंकि करेंसी के अंदर जो है हर तरह की डिनोमिनेशन आ गई, सिक्के आ गए, और सिक्के जो है
बनाने का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, इसीलिए मोनोपोली उसको नहीं कह सकते। लेकिन नोट के अंदर नोट इशू करने की मोनोपोली तो जो है सेंट्रल बैंक होता है उसके पास बिल्कुल होती है। अच्छा, फंक्शंस का क्या मतलब? फंक्शन का मतलब जो है काम। आरबीआई क्या काम करता है? तो सबसे मेन काम आरबीआई का क्या है? नोट छापने का है भाई, सबसे मेन काम तो आरबीआई का। फिर उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे आपका, मेरा या किसी भी आम आदमी का जो खाता होता है, अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, वो कहां पर होता है भाई? नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के अंदर होता है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है या और किसी बैंक के अंदर है। लेकिन जो सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके अकाउंट कहां पर होते हैं? जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके पास होते हैं, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके पास होते हैं। यानी कि यहां पर है मैनेज द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो खाते हैं वो कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या है? एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज। अगर जो है गवर्नमेंट चाहती है कुछ सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल्स अगर गवर्नमेंट बेचना चाहती है, तो वो कैसे? आरबीआई के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट जो है बेचती है। तो यानी ये क्या है? एजेंसी फंक्शन हो गया सेंट्रल बैंक का। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या सरकार के लिए। ये क्या हो गया? एजेंसी फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है? एज ए एडवाइजर। क्या है? सलाहकार का फंक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सरकार का, भारत सरकार का सलाहकार भी होता है। सलाहकार मतलब उसे एडवाइस देता है, गवर्नमेंट को इकोनॉमिकल या फिर मॉनेटरी इश्यूज पर जो है सरकार को सलाह देता है कि किस तरह से मार्केट को जो है ठीक किया जाए, जो भी कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम है उन्हें ठीक किया जाए, मनी सप्लाई का प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक किया जाए। तो सरकार को जो इकोनॉमिकल एडवाइस है वो कौन देता है? वो जो है सेंट्रल बैंक जो है उसे देता है। तो ये थे सेंट्रल बैंक के फंक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद एक इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? डेफिसिट जो वर्ड है, इस डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है घाटा, और फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे लेना। घाटे के समय जब सरकार जो है बैंक आरबीआई से कहती है कि मुझे जो है नई नोट छाप करके दे दो, उसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आरबीआई जो है बदले में सरकार से जो है सरकार की सिक्योरिटीज ले लेता है। जैसे सरकार जो है ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई के नाम पर निकाल देती है और आरबीआई को दे देती है, तो उसके बदले में आरबीआई जो है सरकार को क्या दे देता है? पैसे, नए नोट छाप करके। कंडीशन है कि आरबीआई जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में न्यू करेंसी प्रिंट करके जो है आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी फॉर द गवर्नमेंट इन केस ऑफ द डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। फिर उसके बाद थर्ड फंक्शन पे आ जाते हैं। तीसरा मेन काम आरबीआई का क्या है? तीसरा मेन काम है बैंकर्स ऑफ द बैंक। बैंकों का बैंक, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सारे बैंकों का बैंक, सबका बाप कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई जो है जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए क्या करता है? उनके लिए क्या क्या काम करता है? रेगुलेटर होता है एक तो उनका, और एक सुपरवाइजर के रूप में काम करता है सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए, सारे बैंक्स के लिए जो एक कंट्री के अंदर होते हैं। तो आरबीआई उनको रेगुलेट करता है, उनके सारे कामकाज को देखता है कि कहीं वो जो है कुछ जो है लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाकर के जो है कोई काम तो नहीं कर रहे। तो एक रेगुलेटर की भूमिका, एक सुपरवाइजर की भूमिका जो है आरबीआई उन बैंक्स के लिए निभाता है। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन टू दी बैंक्स। तो लोन जो है, अच्छा नॉर्मल, जैसे कि मैंने डिफरेंस जब आपको बताए थे कमर्शियल बैंक और जो है किसके, सेंट्रल बैंक के, तब मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग करते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोगों से डील करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक नॉर्मल लोगों से डील नहीं करता, वो जो है बैंक से ही डील करता है। तो यानी कि बैंक को वो क्या करता है? बैंकों को वो जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उनके, और उन्हें जो है लोन प्रोवाइड करता है। एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर ऑल दी बैंक्स, ये अलग से ही अपने आप में एक फंक्शन है, क्लियरिंग हाउस फॉर ऑल दी बैंक्स। इसका क्या मतलब है? क्लियरिंग हाउस, देखिए कई बार क्या होता है, जो चेक की फैसिलिटी के बारे में आपको पता होगा कि मेरा अगर जो है किसी भी XYZ बैंक के अंदर अकाउंट है, मैं जो है एक चेक की फैसिलिटी होती है जिसके अंदर एक कागज पर मैं लिख के दे देता हूं, उसे चेक बोलते हैं, उस पर लिख कर दे देता हूं कि मुझे जो है इस व्यक्ति को इतने पैसे देने हैं तो आप इस व्यक्ति को पैसे दे दीजिए। उस व्यक्ति का अकाउंट भले किसी और बैंक में हो, तो यानी दो बैंक के बीच में जो है, मान ली मेरा अकाउंट जो है मान लीजिए एक्सिस में था और उसका पीएनबी में, तो यानी ये दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो गई, यानी एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसे देने हैं। अब ये जो है क्या, ये क्लियर कैसे होगा? ये चेक जो है उसके अंदर आरबीआई रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास जो है सारे बैंकों का रिजर्व होता है, सारे बैंकों का कैश रिजर्व होल्डर भी होता है आरबीआई। आरबीआई ये फंक्शन भी करता है कि कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व है,
तो यानी कि आरबीआई के पास क्योंकि सारे बैंकों का पैसा है, तो आरबीआई जिसको जितने पैसे देने हैं, क्या हिसाब किताब करना है, वो काम भी आरबीआई कर देता है। इसी को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग मतलब वो चेक क्लियर, आपने सुना भी होगा कि चेक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, चेक क्लियर नहीं हुआ, तो ये चीजें हैं, ये क्लियरिंग फंक्शन हो गया बैंक का। फिर उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब कि जो है सबसे आखिरी जो उम्मीद है वो बैंकों के लिए जो है आरबीआई है। इन केस ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन द बैंक कांट गेट द फंड्स फ्रॉम द अदर सोर्सेस, द सेंट्रल बैंक, जब जो है बैंक दूसरे सोर्सेस से अपने दूसरे सोर्सेस से क्या पैसे नहीं जुटा पाते, तब जो है वो आरबीआई से फंड मांगते हैं और आरबीआई जो है उन्हें फंड दे देता है ताकि जो है बैंकिंग सिस्टम सफर ना करे, कोलैप्स ना हो जाए और बैंकिंग सिस्टम जो है स्टेबल बना रहे। इसीलिए जो है बैंक जो है आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक जो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहलाता है कि लास्ट में अगर कहीं से भी पैसा नहीं मिला ना तो आरबीआई तो पैसा देगा ही देगा। फिर उसके बाद कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, कस्टोडियन वर्ड का मतलब समझो। कस्टोडियन जो ये वर्ड है, कस्टडी से ये वर्ड बना है कस्टोडियन। कस्टडी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को अपने पास रखना, अपनी पोजीशन में रखना, अपने अधिकार में रखना। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का क्या मतलब होगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के, पूरे भारत के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब दूसरे देश की करेंसी है, उसे जो है अपने पास रखता है और रखता ही नहीं है, उसे मैनेज फ्लोटिंग भी करता है थ्रू सेल एंड परचेज। ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो प्राइसेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, जैसे रुपए के जो प्राइसेस डॉलर में 70-75 का जो है $1 होता है रुपीस के अंदर, तो यानी कि वो प्राइस भी रेगुलेट करता है आरबीआई कि वो प्राइसेस के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, ये चीज भी आरबीआई, इसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ये फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने यहां पर देख लिया कि कस्टोडियन फंक्शन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, क्लियरिंग हाउस है, कैश रिजर्व्स का कस्टोडियन है, उसके बाद बैंकर ऑफ बैंक है। अच्छा, इसके अंदर एक और फंक्शन है जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है। वो फंक्शन यहां किस लिए नहीं लिखा हुआ है क्या वो फंक्शन, पहले मैं बताता हूं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, मार्केट के अंदर जो है कितना मनी घूम रहा है, कितना पैसा है मार्केट के अंदर, कितनी मनी सप्लाई है, उसको भी कंट्रोल जो है आरबीआई करता है। ये भी आरबीआई का एक मेजर फंक्शन होता है। ये कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई, ये जो है कंट्रोल किस तरह से करता है, ये आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे ये कंट्रोल करता है, इसीलिए मैंने ये फंक्शन यहां नहीं लिखा क्योंकि इसी के ऊपर जो है एक डिटेल कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मार्केट में पैसा बढ़ाता है या घटाता कैसे आरबीआई, इसके ऊपर पूरा डिटेल टॉपिक है और डिटेल्ड वीडियो है, तो वो आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ये टॉपिक कवर होगा, वहां पर जो है आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो ये थे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। हमने कमर्शियल बैंक के भी फंक्शन डिस्कस कर लिए, सेंट्रल बैंक के भी फंक्शन डिस्कस कर लिए और इनका हमने जो है डिटेल में मीनिंग भी देख लिया। अब जो है आगे हम बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, वो देखते हैं। आरबीआई जो है मनी क्रिएशन कैसे करता है, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो नए नोट छाप सकता है। प्रिंटर, आरबीआई के बड़े बड़े प्रिंटिंग हाउस है, 4 जगह जो है इंडिया के अंदर, 4 जगह ऐसी हैं जहां पर जो है आरबीआई के नोट छपते हैं। वो एग्जैक्ट मुझे लोकेशन याद नहीं, आप गूगल कर लेंगे, तो 4 जगह जहां पर नोट छपते हैं। तो आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि डायरेक्ट वो नोट छाप सकता है, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंक जो है सप्लायर ऑफ मनी में इंक्लूड होते हैं कि वो मनी सप्लाई करते हैं। वो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बस इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो है सहयोग दें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।